माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा SECL सिलेबस वाइज 2020 सीरीज चल रहा है, जिसमें कि पर वीडियो हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस मतलब SECL के सिलेबस वाइज जो है तो हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब एक टॉपिक पे आपका जो है तो 20 से भी अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है वो है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है और बोलता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग और रजिस्ट्री सिस्टम इज नॉट यूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग या रजिस्ट्री सिस्टम जो है वो निम्न में से किस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन, marking attendance, recording the name of workers, work done during the shift। जो काम किया जाता है शिफ्ट के दौरान उसको रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता है? तो किसको रिकॉर्ड नहीं करता है बेसिकली ये? तो यह रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे बाबू, आदित्य नाम नहीं रजिस्टर करेगा, रिकॉर्ड करेगा तो पता कैसे चलेगा किसकी अटेंडेंस मार्क कर रहा है? नाम तो होना चाहिए ना उसमें, तो ये डिटेल उसमें रहती है पंचिंग सिस्टम में। ये बताइए ये किस रेगुलेशन में दिया गया है? इसके बारे में रेगुलेशन नंबर बताएंगे क्या आप लोग? व्हाट इज द रेगुलेशन? किस रेगुलेशन में इसके बारे में कहा गया है? वेरी गुड। रेगुलेशन नंबर 40 में ही इसके बारे में दिया हुआ है। रेगुलेशन नंबर 40 में आपका दिया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग और रजिस्ट्री सिस्टम as approved by the chief inspector may also be provided and used for the purpose of identification, marking attendance and recording the name of the person। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोलता है कि विद इन हाउ मेनी डेज of the entry in electronic punching or registry system hard copy of the record shall be maintained in the register। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग या फिर रजिस्ट्री सिस्टम में जब एंट्री हो जाती है ना, एक वर्कर आता है, एंट्री कर देता, पंचिंग कर देता बेसिकली, तो उसके कितने समय बाद, पंचिंग होने के कितने समय बाद, या फिर यूं कहें कि एंट्री होने के कितने समय के भीतर जो है तो उसका जो भी डाटा है वो एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी हार्ड कॉपी। जैसे कि कौन सा रजिस्टर में अटेंडेंस आप मेंटेन करके रखेंगे? किस रजिस्टर में अटेंडेंस रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर फॉर्म में अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं? फॉर्म बताइए किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म कि डी फॉर्म? वेरी गुड, फॉर्म डी में आपका बनाया जाता है। फॉर्म डी में आपका बनाया जाता है। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर बोलते हैं फॉर्म डी को। ठीक, कितने समय के भीतर यह करना है? फोर्थ विथ, 7 डेज, या फिर 14 डेज, या फिर 3 डेज? तुरंत ही करना है। फोर्थ विथ मतलब तुरंत करना है यह काम, जितना जल्दी हो सके, या फिर 7 दिन बाद कर देना, या फिर 14 दिन बाद आराम से बैठ के करते रहना, या फिर घर ले जाकर 3 दिन में कंप्लीट करके ले आना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्थ विथ, बोले तो तुरंत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन what time period person employed in a mine shall report the official in case of risky situation। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति माइंस में एम्प्लॉयड है और उसको किसी प्रकार से रिस्की सिचुएशन
नहीं, सर्कुलर में नहीं, ये आपका इसी में दिया है, सीएमआर में ही दिया, मैं सीएमआर से कवर अप करा रहा हूँ पूरा। रिस्की सिचुएशन होता है तो उस वह व्यक्ति अपना मतलब इस बारे में ऑफिशियल को कितने समय के भीतर जो है तो रिपोर्ट करेगा। 15 दिन के भीतर आराम से, या 7 दिन के भीतर, ये भी आराम से, 3 दिन के भीतर सोच समझ के, या फिर इमिडिएटली, तुरंत बिना सोचे समझे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह आपका कहाँ दिया हुआ है? रेगुलेशन नंबर 40, सब रेगुलेशन नंबर 4B, सब रेगुलेशन 4B में ये आपका दिया हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति को की सेफ्टी और हेल्थ, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की सेफ्टी और हेल्थ के बारे में मतलब रिस्की सिचुएशन आता है, रिस्क होता है, तो उस केस में इस सिचुएशन के बारे में ऑफिशियल को तुरंत ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, whose authority is required to a person इन कहां से आ गया बीच में? एक सेकंड यार, पर्सन एम्प्लॉयड। अब कोई भी व्यक्ति whose authority is required to a person employed in a mine to pass any danger signal, अगर किसी डेंजर सिग्नल के को पास करना है, डेंजर सिग्नल को पास करना है, अगर किसी भी व्यक्ति को माइंस में जो एम्प्लॉयड है, तो किसकी परमिशन की जरूरत होती है? ऑफिशियल, रीजनल इंस्पेक्टर, ओनर, एजेंट। तो डेंजर सिग्नल को पास करने के लिए आपका रेगुलेशन नंबर 40 का सब रेगुलेशन 5 में दिया हुआ है, सब रेगुलेशन 5 में दिया हुआ है कि उसके लिए उसको ऑफिशियल की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑफिशियल की परमिशन लेनी पड़ेगी। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। हम अब चीजों को ना आज के और एक और लेक्चर जो होने वाला है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, उसमें चीजों को अब अलग नजरिए से देखेंगे ताकि हमें याद भी हो जाए। अब भाई अभी तक तो ठीक है, बता रहे थे लेकिन याद नहीं थी चीजें आपको, ठीक है, कुछ 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 चीजें भूल जा रही थी, जैसा कि कल हमने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का देखा था, दिक्कतें आ रही थी, तो वो चीजें अब हमें याद करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ वर्कमैन एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट? शिफ्ट के एंड में वर्कमैन की क्या ड्यूटी है? मैनेजर को राइटिंग में रिपोर्ट करना, सेफ्टी ऑफिसर को वर्क के बारे में बताना, रिकॉर्ड हिज नेम इन अटेंडेंस रजिस्टर, अपना नाम अटेंडेंस रजिस्टर में दर्ज कराना, या फिर एक रिपोर्ट बनाना कि उसने क्या काम किया और उसे मैनेजर को ले जाके सबमिट करना। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट वर्कमैन बोले तो आपका अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन, पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन। कंफ्यूजन हो रहा है डी में और सी में? देखिए, ये डी वाला जो है, ये तो सिर्फ आप भी जानते हो ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए है। ठीक है, ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए। मैं तो जनरली एक सभी वर्कर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सभी वर्कर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और सभी वर्कर्स के बारे में जब बात कर रहा हूँ, तो एक जनरल मजदूर भी अगर माइंस में है तो वो तो वर्कमैन ही कहलाएगा आपका। ठीक है,
तो वो आपका जो है तो वो तो आएगा जनरल मजदूर, अंगूठा लगाएगा चल लेगा। तो भाई उसको अंगूठा क्यों लगाना जरूरी है? अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करवाने के लिए, ठीक है। तो अटेंडेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड नाम करवाने के लिए वो जो है तो उसका कंपलसरी है कि शिफ्ट के बिगिनिंग में और शिफ्ट के एंड में, ठीक है, शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले और शिफ्ट खत्म होने के बाद। वर्कमैन इंस्पेक्टर समझा? ऐसा समझेगा जी। शिफ्ट खत्म होने के बाद अटेंडेंस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराए। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द एक सेकेंड, इसमें भी गड़बड़ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a duty of workman as per the provisions of CMR 2017? निम्न में से, हाँ बायोमेट्रिक तो कई सालों से चल रहा है फुल इंडिया में। हाँ, तो आपके जो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन है उनकी सीएमआर 2017 के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सी ड्यूटी है? ड्यूटी है, ठीक है। होल्ड सेफ्टी क्लासेस टू द मेंबर्स ऑफ द सुपरवाइजरी स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ का सेफ्टी क्लासेस होल्ड करना ये वर्कमैन की ड्यूटी है। कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ माइन अदर देन दैट पार्ट in which he works for a justifiable cause, किसी एक अच्छे कारण के रीजन के कारण, किसी एक अच्छे रीजन के कारण आपका वह वर्कर जो है तो माइंस के किसी भी पार्ट में जा सकता है। पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन वो किसी भी माइंस के किसी भी पार्ट में जा सकता है, ठीक है, अगर सही कारण से जाना चाह रहा है तो। shall make arrangements for all overmen and other officials to meet him, ओवरमैन और बाकी के ऑफिशियल्स को मिलने के लिए व्यवस्था करे एक बार, ठीक है, दिन में एक बार वाला कहीं दिया है इस प्रकार से। शैल इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स फॉर सेफ्टी ऑफ द माइन। मैंने कहा था ना आज मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए अब यहां पे होल्ड सेफ्टी क्लासेस, सेफ्टी क्लासेस कौन लेता है फटाक से बताइए, सेफ्टी क्लासेस कौन लेता है? सेफ्टी क्लासेस आपका लेता है सेफ्टी ऑफिसर, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा, शैल मेक अरेंजमेंट फॉर ऑल ओवरमैन एंड अदर ऑफिशियल्स टू मीट हिम। अब ओवरमैन और बाकी के दूसरे ऑफिशियल से दिन में एक बार मिलने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन करेगा? मैनेजर करेगा। सेफ्टी के हिसाब से, सेफ्टी के लिए पर्याप्त सप्लाई ऑफ मटेरियल हो, है ना, ये कौन देखेगा? ये भी मैनेजर देखेगा, ठीक है। तो हम मैनेजर की ड्यूटीज देख लीजिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ओवरमैन और अदर ऑफिशियल्स को दिन में एक बार मिलने की जिम्मेदारी है कि भाई ओवरमैन मैनेजर क्या करे, इन सभी से दिन में एक बार मिले और इनकी ड्यूटीज के बारे में डिस्कशन करे, ठीक है। दूसरा, मैनेजर की जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि मटेरियल का सफिशिएंट सप्लाई, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई मेंटेन करे, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी क्लासेस होल्ड करने की जिम्मेदारी, क्वेश्चन ही गलत है, चलो अभी सही करा देता हूँ। सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है? सेफ्टी क्लासेस होल्ड करना सुपरवाइजरी स्टाफ का, ठीक है। अब बचता है ये ऑप्शन नंबर बी आपका बचता है। अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में कहा दिया है आपका? रेगुलेशन, रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 6 गलत होगा तो मैं सुधार दूंगा, वैसे भी रेगुलेशन नंबर 40 का सब रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 6 में उसको चेकआउट करिए, ठीक है। अब इसमें आपका क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो उसमें।
subject to any directions that may be given by an official. ऑफिशियल के द्वारा अगर आपको कोई दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो उसका वर्किंग प्लेस के अलावा माइंस के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं जाएगा, ठीक है, माइंस के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं जाएगा। अब मैंने क्या बोला है, कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ माइंड, लेकिन वो माइंस के दूसरे हिस्से में कब जा सकता है, फॉर अ जस्टिफिएबल कॉज, ठीक है, मतलब कि अगर उसको जाना जरूरी है, उसने कोई सही कारण से अगर वो जा रहा है, तो सही कारण से अगर वो जा रहा है तो वो जा सकता है। तो मैंने तो वही लिखा है कि माइंस में किसी भी पार्ट में जा सकता है, अदर देन दैट पार्ट इन विच ही वर्क्स, जिस पार्ट में वो वर्क कर रहा है उस पार्ट के अलावा माइंस के किसी भी पार्ट में जा सकता है, फॉर अ जस्टिफिएबल कॉज। अगर उसको जो जिस कारण से वो जा रहा है वो सही है, जस्टिफाइड है कि हाँ उसका जाना जरूरी था, तो वो बिल्कुल जाएगा, तो बिल्कुल जा सकता है ना, गलत क्या है इसमें। ठीक है, आपका लिखा भी है कि नो पर्सन शैल उसके बाद लिख दिया एक लाइन, एक्सेप्ट फॉर सम जस्टिफिएबल कॉज, किसी जस्टिफिएबल कॉज के अलावा या जस्टिफिएबल पर्पस के अलावा जो है तो कोई भी व्यक्ति माइंस के किसी भी हिस्से में नहीं जाएगा, ये बोल रहा है, जस्टिफिएबल पर्पस के अलावा कोई भी व्यक्ति माइंस के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ठीक तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफिएबल कॉज, अब आपका कुछ भी हो सकता है यार। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने देखा कि रोप खराब है या फिर कोई खतरा देख रहा है माइंस के किसी हिस्से से, मतलब उस रास्ते में वो जा रहा था, वो तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, है ना, फिर एकाएक उसने उसको यहाँ से टर्निंग लेना था, इधर साइड जाना था, यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट था। अब मान लीजिए वो जैसे ही यहाँ से टर्निंग लिया तो कुछ दूरी पे इसको कुछ गड़बड़ दिखी, तो ये क्या करेगा, बोलेगा यार चलो देखते हैं क्या है गड़बड़, है ना। मान लो वो गड़बड़ उसको सही जनाई दिया और अब उसको लगा कि ये गड़बड़ कहीं दूर से आ रही है, किसी दूसरी जगह पर ऐसा हो रहा हो, कुछ दिक्कत हो रहा होगा उसके कारण ये गड़बड़ हो रही है, तो वो जाके पूरा चेक करेगा, है ना। लड़की घुमा रहा था, माइंड में कहा लड़की आएगी यार। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कैरीड बाय ओवरमैन व्हाइल ऑन ड्यूटी। जब ओवरमैन ऑन ड्यूटी होता है तो निम्न में से किस चीज को ओवरमैन अपने साथ कैरी करके ले जाना जरूरी है। एक्सप्लोसिव लेके जाएगा हाथ में झुलाते हुए, अप टू डेट ट्रेसिंग्स लेके जाएगा, ठीक है, मतलब कि प्लान, हैंड प्लान जिसे कहते हैं, हैंड प्लान, इंस्पेक्शन स्टिक, डंडा जो आप खटर पिटर करते हुए चलते हो, है ना, सैम्पलिंग पाइप, लेके जाएगा, बाकी का इंस्ट्रूमेंट वहीं ऊपर छोड़ देगा। तो यहाँ पे हैंड प्लान ले जाना इसके लिए कंपलसरी है, देयरफॉर ओपन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका दिया हुआ है ओवरमैन के
जो है तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीज आपको मिल जाएगी। कौन सा सब रेगुलेशन है? रेगुलेशन ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन, ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन, ओवरमैन की ड्यूटीज, रेगुलेशन 47, सब रेगुलेशन 2A, 2A। ठीक है, रेगुलेशन भी याद करते चलते हैं, है ना। कभी कभार क्या होता है ना, एक एक भूल जाता है, तो उसको भी याद कर चलेंगे अपन, जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, whose duty is to ensure that all tracks and tramlines are properly laid and graded। मैंने कहा था ना आज मैं आपको ड्यूटीज याद करवाऊंगा। सभी ट्रैक्स और ट्रैम लाइंस सही तरीके से बिछे हुए हैं, ग्रेडिंग किया हुआ है, पैकिंग किया हुआ है, यह देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर की, सेफ्टी ऑफिसर की, ओवरमैन की, माइनिंग सरदार की? किसकी ड्यूटी है भाई साहब? ये तो ओवरमैन की ड्यूटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। चाय पिए, चाय पी लीजिए सब लोग एक बार। अरे क्या सुहाना वेदर है, हमारे यहाँ लाइट गोल रहती है रात में। चलो, हाँ क्या बोल रहा था? Whose duty is to be present when the shots are being charged and stemmed, and shall himself fire the shots। अब ये किसकी ड्यूटी है कि स्टेमिंग और चार्जिंग के समय वहां पे मौजूद रहे और शॉट्स की फायरिंग खुद से करे? ओवरमैन, शॉट फायर और माइनिंग सरदार, मैनेजर? किसकी ड्यूटी है? तो यहाँ पे माइनिंग सरदार की ड्यूटी नहीं है, शॉट फायरर की ड्यूटी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शॉट फायरर की और क्या क्या ड्यूटीज हैं जी? क्या क्या ड्यूटीज हैं शॉट फायरर की? शॉट फायरर की बहुत सारी ड्यूटीज हैं। नियमों के अनुसार काम करना, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, नियमों के अनुसार काम करना। ठीक है, सेफ्टी के साथ काम करना। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा दिए गए होंगे सेफ्टी के? इसके सुपीरियर ऑफिशियल के द्वारा, सुपीरियर ऑफिशियल के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो सुपीरियर ऑफिशियल के द्वारा जो आपका डायरेक्शंस दिए गए हैं, सुपीरियर ऑफिशियल के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार काम करना जिम्मेदारी है शॉट फायरर की, एंड शॉट फायरर के असिस्टेंट्स की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक्सप्लोसिव किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को न देना, यह भी है। उसके बाद एंश्योर, ये भी देखने की जिम्मेदारी है कि क्ले, सैंड, इन शॉर्ट कहूं तो आपका जो स्टेमिंग मटेरियल है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, है ना, पर्याप्त क्वांटिटी में होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, ये देखने की भी जिम्मेदारी इसकी है। उसके बाद मिस फायर के लिए जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा, है ना। और अगर मिस फायर की जिम्मेदारी वो लेता है, मिस फायर की जिम्मेदारी वो लेता है, तो उस केस में उस जगह की फेंसिंग करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। मिस फायर वाली जगह पर फेंसिंग करने की जिम्मेदारी उसकी है।
चलो अब देखो, ये पढ़ के सुनाने का मतलब ये रहता है ना कि हो सकता है मुझे बीच में कोई क्वेश्चन मिल जाए। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन मिल गया, इन अ माइन in a mine on short firing misfire occurred and short firer short firer was held responsible for misfire. The place of misfire, the place of misfire shall be shall be dash and and observed as per regulation 204. अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। माइंस में एक माइंस में शॉर्ट फायरिंग करने पर मिस फायर हो गया। अब शॉर्ट फायरर को उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, शॉर्ट फायरर को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जो प्लेस ऑफ मिस फायर है उस जगह पर आप क्या करेंगे एंड रेगुलेशन आप क्या करेंगे ये पूछना चाह रहा है। डैश क्या करना है आपको एंड ऑब्जर्व एज पर रेगुलेशन 204, रेगुलेशन नंबर 204 के अलावा और तो रेगुलेशन नंबर 204 के अनुसार आप काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेंस। बहुत छोटी सी चीज है, कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, फेंसिंग या फेंस डॉग कुछ भी हो जाएगा, जो भी रहेगा ऑप्शन में। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Whose duty is to inspect the traveling roadways from district to the surface which are not in regular use once at least in every 7 days? ये कल ही वाला है क्या जी? पॉइंट बड़ा कंफ्यूज किया था। अब ये किसकी ड्यूटी है कि डिस्ट्रिक्ट से लेके सरफेस तक ट्रेवलिंग रोडवेज जिनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है उनको 7 दिन में एक बार क्या करे, इंस्पेक्शन करे। मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर, मैनेजर को भेज दो यार आज। तो बिल्कुल सही जवाब, माइनिंग सरदार की जिम्मेदारी है ये। ठीक है, ये माइनिंग सरदार जो है तो यही करेगा। नहीं, आज हम विश्वजीत चीजों को याद करने के हिसाब से भी और भी तरीकों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब देख रहे हैं। अगला, स्टॉप ब्लॉक्स, रनअवे स्विचेस सही तरीके से हॉलेज में फिक्स्ड है कि नहीं है, यह देखने की जिम्मेदारी किसकी है? Whose duty is to ensure that the stop blocks, runaway switches are fixed in the haulage? किसकी ड्यूटी है? मैनेजर, माइनिंग सरदार, सेफ्टी ऑफिसर, ओवरमैन? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ओवरमैन की है। वेरी गुड एवरीवन। देखिए, इन क्वेश्चंस में, आज के क्वेश्चंस में पहले बता दूं इस प्रकार के हैं कि आपका जैसे अब कभी एक किसी ने जब पूछ लेता है ना कोई, जैसे एग्जाम हॉल में ही पूछ लिया कि यार स्टॉप ब्लॉक्स, रनअवे स्विचेस किसकी जिम्मेदारी है देखना, कॉलेज में लगा है कि नहीं। अब वहां पे हमेशा गारंटी है कि आपको माइनिंग सरदार और ओवरमैन में कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप अच्छे से याद करके नहीं गए हो। आपको रेगुलेशन पता है, सब कुछ पता है, बट आप याद करके नहीं गए हो। ठीक है,
तो उस केस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम आज यही कोशिश करेंगे कि मुझे जहां जहां से लगा कि हाँ बन सकता है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को बना के ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पर आज हम याद करेंगे कि किसकी ड्यूटी है। ठीक है, पंडित अपने आप को भी गिन लिया। तेरी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, whose duty is to see that sufficient supply of timber, support materials, Brattis tools and tackles is maintained in his district। ये किसकी ड्यूटी है कि टिम्बर, सपोर्ट मटेरियल, ब्रैटिस टूल्स एंड टैकल्स। टैकल्स क्या होता है यार? टैकल्स बताएगा कोई? टैकल्स क्या होता है? अंडर मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सजा, शॉर्ट फायरर। टैकल्स बताएगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय टैकल्स? टैकल इंस्ट्रूमेंट, एक सेकंड बता रहा हूं मैं। टैकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो टैकल्स क्या होता है? टैकल्स आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे टूल्स एंड टैकल्स होता ही है। टूल्स एंड टैकल्स, टूल्स एंड टैकल्स होता है। अब ये टूल्स एंड टैकल्स क्या होता है कि आपका कोई भी वर्कर अगर माइंस में काम करने जा रहा है, तो उस वर्कर को अपन कुछ सामान देते हैं कि भाई अगर ऐसी दिक्कत हुई तो इस सामान का इस्तेमाल कर लेगा, कोई और दिक्कत हुई तो उस सामान का इस्तेमाल कर लेगा। तो उसी को बोला जाता है टूल्स एंड टैकल्स। मतलब कि रिस्की सिचुएशन से टैकल करने के लिए या किसी भी दिक्कत आने पर, कोई भी दिक्कत आने पर टैकल करने के लिए, उससे टैकल मतलब उसको हैंडल करने के लिए आपको जो सामान दिया जाता है उसको बोलते हैं टूल्स एंड टैकल्स। ठीक है, क्या बोला सागर? गलत, गलत बात सागर, तुम एकदम भावनाओं से खेल रहा है। अब देखिए, ये अगर मैं इसकी जगह पे ये आपका टिम्बर, सपोर्ट मटेरियल, ब्रैटिस हटाकर सिर्फ मैं इतना लिख देता, whose duty is to see that sufficient supply of tools and tackles is maintained in his district। ठीक है, टूल्स एंड टैकल्स इज मेंटेन इन डिस्ट्रिक्ट, ये किसकी ड्यूटी है? सफिशिएंट सप्लाई देखने की। तो उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था कि यार ये टूल्स एंड टैकल्स किसमें दिया हुआ है, वहां पे कंफ्यूजन हो। आपको क्लियर क्यों हुआ? क्योंकि टिम्बर पढ़ते ही ना दिमाग में ये चीज आ गई। ठीक है, टिम्बर के बारे में आया। कोई बात नहीं जी, टिम्बर के बारे में अगर ना लिखता या सपोर्ट मटेरियल के बारे में अगर ना लिखता तो ओवरमैन आपके दिमाग में स्ट्राइक इतना जल्दी हो सकता है ना करे। हो सकता है जिसने अच्छे से पढ़ा हो तो कर ले। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपका रेगुलेशन नंबर 47 में ओवरमैन के सब रेगुलेशन नंबर, ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन सब रेगुलेशन नंबर 4 में ये बात दी हुई है। ठीक है, शॉर्ट फायर ही रहता है।
Whose duty is to ensure the correct siting and installation of auxiliary and booster fans below ground? अब हाँ, जान रहा था ये भी एक सवाल आएगा मेरे पास, इसीलिए लो सिलेबस के बाहर चला गया मैं। अब इसी सवाल का तो इंतजार कर रहा था तुम लोगों की तरफ से। तो ये किसकी ड्यूटी है कि ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन का सही तरीके से सही जगह पर इंस्टॉलेशन हो? किसकी ड्यूटी है? मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर। तो इस किसकी ड्यूटी है? वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, whose duty is to regularly visit returns of working districts and old workings including fire stopping? ये किसकी ड्यूटी है कि रेगुलर बेसिस पर कहां विजिट करे? वर्किंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में, या जो ओल्ड वर्किंग्स हैं, या और एंड इसके साथ ही जो फायर स्टॉपिंग्स हैं वहां विजिट करता रहे रेगुलर बेसिस पे। तो कहां विजिट करे? किसकी जिम्मेदारी है कहां वहां विजिट करने की? ये जिम्मेदारी हो जाती है हमारे मैनेजर की, सेफ्टी ऑफिसर की, वेंटिलेशन ऑफिसर की, ओवरमैन की। तो यहां पर वेंटिलेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। होगा ना कंफ्यूजन संजय? देखो, वेंटिलेशन ऑफिसर का कौन से रेगुलेशन में दिया ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर? रेगुलेशन नंबर 46, ओवरमैन के रेगुलेशन के जस्ट पहले। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 46 का सब रेगुलेशन कहाँ गया? 1Q, 1Q में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है कि आपका जो वेंटिलेशन ऑफिसर शैल रेगुलरली विजिट वर्किंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड ओल्ड वर्किंग्स इंक्लूडिंग फायर स्टॉपिंग्स इफ नेसेसरी फॉर सिम्टम्स ऑफ। अब क्यों विजिट करेगा? यहाँ पे क्या देखने के लिए विजिट करेगा? सिम्टम्स ऑफ, किसके सिम्टम्स देखने के लिए विजिट करेगा? फॉर सिम्टम्स ऑफ फायर स्टॉपिंग में किसके सिम्टम्स देखने के लिए? स्पॉन्टेनियस हीटिंग के सिम्टम्स देखने के लिए वहां विजिट करेगा, या फिर फायर के जो है तो देखने के लिए विजिट करेगा। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है, अगर इनमें से कोई भी इंडिकेशन उसको दिखता है, तो वो किसे रिपोर्ट करेगा? बताइए फटाक से, किसको रिपोर्ट करेगा? तुरंत ही किसे रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। वेरी गुड। ठीक है, ये भी याद रखना। कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? फोर्थ विथ करेगा, तुरंत ही करेगा। ठीक है, और क्या क्या वेंटिलेशन ऑफिसर चेक करता है? फायर फाइटिंग मेजर्स, मतलब आग से लड़ने के लिए आपने जो चीजों की व्यवस्था कराई है उनसे लड़ने के वो चीजों का जाके क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, फायर फाइटिंग मेजर्स के जो है तो चेक करेगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, तो फायर एक्सटिंग्विशर को मैनेजर जो है तो जाके चेक करेगा कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर सही कंडीशन में है कि नहीं है। ये देखने की जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। ठीक है, दूसरा, आपका मैनेजर की जिम्मेदारी यह भी होती है कि रेगुलर बेसिस पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का रिहर्सल करवाता रहे। ठीक है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का, फायर फाइटिंग FFE, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का क्या, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का क्या करे? रिहर्सल रिहर्सल। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है सेफ्टी ऑफिसर के साथ। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जहां रिहर्सल वर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो आप वहां पे सेफ्टी ऑफिसर भी हो सकता है टिक करके चले आए, लेकिन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का रिहर्सल करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वेंटिलेशन ऑफिसर की ही होती है। तो यह बात भी ध्यान में रखें। ठीक है, हाँ, वर्किंग प्लेस के विद इन 90 मीटर, वर्किंग प्लेस के विद इन 90 मीटर क्या करेगा? वाटर स्प्रेइंग कराएगा। विद इन 90 मीटर क्या कराएगा? वाटर स्प्रेइंग कराएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है?
ये जिम्मेदारी भी वेंटिलेशन ऑफिसर की है, तो ये भी ध्यान में रखे, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंस्टॉलेशन करवाए जैसे कि क्या हो जाए, क्लीनिंग, ट्रीटमेंट, सेपरेशन ऑफ कोल्ड डस्ट जो है तो माइन में करने की जिम्मेदारी भी वेंटिलेशन ऑफिसर की ही होती है। वीक्यू डिटरमाइन करना, वीक्यू डिटरमाइन करना, वेरी गुड आशीष। वीक्यू डिटरमाइन करना जो है तो इसकी जिम्मेदारी होती है। माइन एयर सैंपल्स का एनालिसिस कितने समय के भीतर करवाने की जिम्मेदारी वेंटिलेशन ऑफिसर की होती है। माइन एयर सैंपल्स के एनालिसिस करवाने की जिम्मेदारी करवाना कितने समय के भीतर वेंटिलेशन ऑफिसर करवा दे, तो 48 आवर्स के भीतर भीतर जो है तो माइन एयर सैंपल्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट करके, ठीक है, और उनका एनालिसिस करवा दे, ठीक है, लेने के बाद। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों में, अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बताना किसकी जिम्मेदारी है। मेरा ये कहना भाई साहब, 90 मीटर वेंटिलेशन ऑफिसर, ब्लास्टिंग वाला 18 मीटर। अब देखिए, एक चीज बताते हैं, क्वेश्चन सुन लो। हम्म, एक सेकंड। वेंटिलेशन स्टॉपिंग है, ठीक है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग एंड ब्राइटिस है, ब्राइटिस है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हुज ड्यूटी, हुज ड्यूटी इज इज टू, लिख लीजिए ये क्वेश्चन, ensure that, ensure that ventilation stopping, ventilation stopping and Bratis, Bratis is maintained, maintained in good order। किसकी ड्यूटी है ये बताएंगे, किसकी ड्यूटी है, इन चारों में से बताइए किसकी ड्यूटी है ये, ओवरमैन, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, अगर हुज ड्यूटी is to ensure that ventilation stopping and practice is maintained, sorry, is made as per specifications। दोनों में बस कितना अंतर है, यहाँ पे मेंटेन इन गुड ऑर्डर लिख दिया और यहाँ पे मेड एज पर, कंस्ट्रक्टेड एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये अंतर याद रखना, कंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कंस्ट्रक्शन देखने की जिम्मेदारी है वेंटिलेशन ऑफिसर की, इसका आंसर हो जाएगा वेंटिलेशन ऑफिसर, इसका हो जाएगा ओवरमैन, ठीक है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, अगर डायरेक्टली आपको दे दिया तो फिर उस केस में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा, अब वही लगता है कि यार हमने तो इसको ओवरमैन की ड्यूटीज में पढ़ा था कि ओवरमैन शैल इंश्योर दैट एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर, ये सब, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक बार और,
लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? यही था वो कि भाई वेंटिलेशन स्टॉपिंग आपका सही कंडीशन में है कि नहीं। वेंटिलेशन ऑफिसर सॉरी आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग या फिर ब्राइटिश क्लोथ जो लगा है वो सही कंडीशन में है कि नहीं, मेंटेन है कि नहीं सही कंडीशन में, तो उसकी कंडीशन चेक करने ओवरमैन जाएगा। बट वो बना है कि नहीं सही तरीके से वो देखने के लिए कौन जाएगा? स्पेसिफिकेशन, एज पर द स्पेसिफिकेशन बना है कि नहीं वो देखने के लिए कौन जाएगा? वेंटिलेशन ऑफिसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द स्पेसिफिकेशंस कंस्ट्रक्टेड है कि नहीं, ये आपका हाँ रेगुलेशन नंबर कहाँ दिया है ये? रेगुलेशन नंबर 46, सब रेगुलेशन नंबर 1 एल आई 1L1 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 में दिया हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आगे बढ़ते हैं। Whose duty is to analyze accidents with a view to pinpoint the nature and common cause of accidents in the mine? सॉरी, अब ये किसकी ड्यूटी है कि एक्सीडेंट्स का एनालिसिस इस तरीके से करे, इस नजरिए से करे कि आखिर एक्सीडेंट का नेचर क्या था, उसका कॉमन कॉज क्या था माइंस में, ठीक है, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ या फिर माइंस में एक्सीडेंट होते हैं, इस नजरिए से जो है तो कौन करेगा, किसकी ड्यूटी है एक्सीडेंट का एनालिसिस करने की? मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, माइनिंग सरदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शैल ensure that requirements of emergency plan are implemented? इमरजेंसी प्लान की जरूरतें पूरी की जा चुकी हैं, यह कौन देखेगा? मैनेजर, माइनिंग सरदार, सेफ्टी ऑफिसर या फिर वेंटिलेशन ऑफिसर? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह देखने की जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की है, ठीक है, कि उसकी जरूरतें, अगर यहाँ पे मैं लिख देता कि हु शैल इंश्योर दैट इमरजेंसी प्लान इज मेड और नॉट, तो उस केस में क्या आ जाता? ओनर आंसर होता कि इमरजेंसी प्लान की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर की जिम्मेदारी है, ठीक है, ऑनर की जिम्मेदारी। हाँ वो ठीक है, वो इंस्पेक्ट करता है, इसीलिए मैंने ना ये लाइन बड़ी डिटेल में लिखी है। जो असिस्टेंट मैनेजर है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है ड्यूटीज ऑफ मैनेजर में, देखिए मैनेजर की ड्यूटीज, हाँ ये क्या बोलता है, कहीं पर भी अगर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा? मैनेजर वहां पर जाएगा या कि फिर असिस्टेंट मैनेजर को भेजेगा। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए भेज रहा है भाई साहब? क्या करने के लिए भेज रहा है वहां पर? तो क्या करने के लिए भेज रहा है उसको? कि वहां पे जाए और उसकी इंक्वायरी करे। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कौन बनाता है? सर्वेयर। वहां पे इंक्वायरी करे, वर्ड याद रखना, ये इंक्वायरी है, ठीक है, इंक्वायरी वर्ड है वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, आपका सेफ्टी ऑफिसर वाले में क्या बोल रहा है कि वो जाकर वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगा हर एक टाइप के एक्सीडेंट्स को, और इस नजरिए से जो है तो
आपके एक्सीडेंट्स को एनालाइज करेगा। नजरिया, उसका नजरिया वर्ड यहाँ पे इसीलिए मैंने पूरा का पूरा लाइन रख दिया कि वो एक नजरिए से, पर्टिकुलर नजरिए से जो है तो काम करेगा। अभी वो इंक्वायरी के लिए नहीं गया है, हो सकता है आप भेज दो सेफ्टी ऑफिसर को भी इंक्वायरी में, ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए, तो वो अलग मैटर है। बट अगर मैं नजरिए की बात करूं कि ये एक पर्टिकुलर नजरिए से कि माइंस में जो एक्सीडेंट्स होते हैं नॉर्मली तो किन कारणों से होते हैं, इस नजरिए से एक्सीडेंट का एनालिसिस करने जाएगा, तो वो कौन जाएगा, वो सेफ्टी ऑफिसर बच जाता है, ताकि वो माइन एक्सीडेंट्स का एक डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स बना सके एसएमपी में डालने के लिए। Who shall provide every overman with tracing up to date of the last survey showing the workings of the district? हर एक ओवरमैन को अप टू डेट हैंड प्लान देने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ओनर। ये भी जिम्मेदारी किसकी है? मंगू। मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका किसमें दिया हुआ है? मैनेजर की ड्यूटीज रेगुलेशन नंबर 43 सब रेगुलेशन नंबर 7, ठीक है, उसमें दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 43 ड्यूटीज ऑफ मैनेजर, ड्यूटीज ऑफ एमजीआर, जूनियर एनटीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on how many days manager shall arrange the meeting of overman and officials conferring with their duties? मुझे पता है मगलू किसे कहते हैं। कितने समय में एक बार मैनेजर जो है तो ओवरमैन और ऑफिशियल्स की ड्यूटीज के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग अरेंज करेगा? डेली करेगा, हफ्ते में 3 दिन करेगा, हर 7 दिन में करेगा, या हर 14 दिन में करेगा? तो डेली करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर की है, ठीक है। तो मैनेजर डेली एक मीटिंग अरेंज करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिन में कम से कम एक बार मिले। Next question, question number 19. Whose duty is to see that persons under his charge understand and carry out their respective duties properly? अब ये किसकी ड्यूटी है? यह देखने की कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके चार्ज में है तो वो अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से समझ रहा है और उसे सही तरीके से कैरी आउट कर रहा है, यह देखने की जिम्मेदारी किसकी है? और मैनेजर, ऑफिशियल, शॉर्ट फायरर, ऑल ऑफ दी अबव। टम 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 टम। हाँ लोगा, आया 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 आया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम टू सेम ये लाइन अगर किसी और की ड्यूटीज में मिल गया तो बताना। अगर किसी और की ड्यूटीज में ये लाइन सेम टू सेम मिल गई तो बताना, ठीक है, ऑफिशियल के अलावा। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। मुझे दिखा तो ऑफिशियल वाले में डाल दिया मैंने। बाकी आपको और कहीं और दिखता है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे एक क्वेश्चन तो छूट गया, चलो कोई नहीं, अगले लेक्चर में तो आ ही जाएगा वो। हाँ ठीक ठीक ठीक। सेफ्टी ऑफिसर नितिन, अरे इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान कौन बनवाता है? प्रिपरेशन कौन करवाता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान का? ओनर। इम्प्लीमेंट को बनाता कौन है? सर्वेयर। और इम्प्लीमेंट कौन कराता है? सेफ्टी ऑफिसर।
ये क्या करता है? बनवाता है, बनवाता है। ये क्या करता है? बनाता है। और ये क्या करता है? लागू करता है। 43 का 6। नहीं, यहाँ पे क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन की बात किया है, सेम टू सेम बोला, अंडर इज चार्ज। ऑफिशियल के अंडर में जो भी होंगे, है ना। यहाँ पे मैनेजर जो है तो कॉम्पिटेंट पर्सन की बात कर रहा है। कॉम्पिटेंट पर्सन को आप जो भी मैनेजर के द्वारा ड्यूटीज दी जाएंगी वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं सही समझ पा रहा है, उसकी बात किया है। अगर कॉम्पिटेंट, अब देखो यही पे हो जाता है खेला, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे कि अगर कहीं होगा तो बताना, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे जैसे देखो क्या दिया हुआ है, पर्सन अंडर हिज चार्ज, ये लाइन याद रखना, ठीक है। उसके चार्ज में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये लाइन अगर आई तो समझ जाना कि ऑफिशियल है, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे ये हो गया कि कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन अगर लिख दिया तो समझ जाना आंसर क्या होगा? मैनेजर होगा, ठीक है। क्लियर है? अगर क्या बोल दिया, सब में देखो अलग, सबका अपना अपना है। अब अंडर इज चार्ज मतलब कि एक ऑफिशियल के अंडर में, ऑफिशियल के अंडर में जो है तो वो सब के सब अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट पर्सन की बात आ जाती है तो कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो मैनेजर उसको असाइन करता है बेसिकली, ठीक है। मैनेजर ही रिटर्न में अपॉइंट करता है ना कॉम्पिटेंट पर्सन को, तो वो अपने कामों को सही तरीके से समझ पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, समझ पा रहा है, ड्यूटीज को कैरी आउट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, पर्सन अंडर इज चार्ज बोला तो ऑफिशियल, कॉम्पिटेंट पर्सन बोला तो मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose duty is to maintain detailed statistics of mine accidents? माइन एक्सीडेंट्स की डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? ओवरमैन, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, ओनर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सेफ्टी ऑफिसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में लास्ट पार्ट है वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, पार्ट नंबर 3, ठीक है, जिसमें कि हम पूरे सीएमआर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाए। सर्वेयर ही करता है।